Hello everyone and welcome to another lecture. This lecture is in the continuity of my previous video. In my previous video, I have discussed United Nations Charter और मैंने उसमें डिस्कस किया था आपके साथ कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के टोटल 19 चैप्टर्स हैं. 19 chapters में I have also discussed that there is 6 principal organs of the United Nation. 6 principal organ जो हैं इसके वो most important हैं. I mean this questions related to its organ is asked in almost every competitive exams. चाहे वो आपका UGC नेट हो या फिर जुडिशरी हो या फिर कोई UPSC का एग्ज़ाम हो या वट एवर काइंड ऑफ मोर और लेस यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशंस. सो यूनाइटेड नेशन चार्टर के जो 19 चैप्टर्स हैं उनमें अगर हम कुछ चैप्टर्स ना भी डिस्कस करें तो चलेगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ UN चार्टर इज़ इट्स ऑर्गन. तो आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. उसमें से हम आज वो सब 6 डिस्कस करेंगे एंड द फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली. यू कैन सी ऑन द स्लाइड ऑल्सो दैट आई हैव रिटन. अच्छा, मैंने हर इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं साथ में मैंने उनके साथ उसकी पिक्चर्स भी दिए, आई मीन इमेजेस भी दिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन हैव विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि ये जो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के कितने हाई लेवल के होते हैं. और आई मीन इट विल बी attractive for you to read it also. Okay, what is General Assembly? General Assembly is main deliberative, policy making and representative assembly of the United Nation. मेन डेलिबरेटिव का मतलब है कि ये ही वो ऑर्गन है जहाँ सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं. कैसे पॉइंट्स? अगर मान लो कि यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस क्या था, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, और क्या पर्पस था कि ह्यूमन सफरिंग्स को दूर करके ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना, सो दैट ह्यूमन बीइंग का अपलिफ्टमेंट हो. ये सारा का सारा काम जनरल असेंबली के बॉडी से ही शुरुआत होती है. इट मीन्स कि जनरल असेंबली डिसाइड करेगी कि यूनाइटेड नेशन कौन से ऐसे काम करे, कहाँ अगर ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है तो कहाँ इंटरफेयर करे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करे, क्या क्या स्टेप्स ले जनरल असेंबली सो दैट ह्यूमन सफरिंग्स दूर हो. ये सारा का सारा डिस्कशन कहाँ होता है? डिस्कशन की शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली से. फॉर योर कन्वीनियंस आई विल ऑल्सो लाइक टू से कि आप जनरल असेंबली को एज अ पार्लियामेंट समझ लो. जैसे पार्लियामेंट में हर चीज़ की शुरुआत में बहस होती है, सिमिलरली जनरल असेंबली में क्या डिस्कस होना है, कैसे क्या मोटिव होना है यूनाइटेड नेशन का, ये सारा का सारा डिस्कशन कहाँ होता है? जनरल असेंबली में होता है. सो इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग. क्यों? क्योंकि यहीं पे पॉलिसी बनती है, चाहे वो पॉलिसी किसी चीज़ की भी रिलेटेड हो, पॉलिसी बनने की शुरुआत होती है जनरल असेंबली से ही. रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेटिव इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन के, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा, यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 193. और सारे के सारे 193 मेंबर्स किसके होते हैं? वो सब होते हैं जनरल असेंबली के मेंबर्स. इसलिए जनरल असेंबली को हम रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन भी कंसीडर करते हैं. ठीक है. इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड कि ये जितने भी यूनाइटेड नेशन के जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं या खुद यूनाइटेड नेशन का ऑफिस कहाँ है, वो सारे का सारा न्यूयॉर्क में है. न्यूयॉर्क यानी USA में. ठीक है. और ऑन दिस स्लाइड यू कैन ऑल्सो रीड कि ये जो इनका सेशन होता है हर साल सितंबर के महीने में होता है. इट मीन्स यही महीना है, ये जो सितंबर का महीना चल रहा है, यही महीना है जब जनरल असेंबली एनुअली मिलता है, उसके मेंबर्स मिलते हैं, वो डिस्कशन होता है. और जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके जितने मेंबर्स हैं वो रोटेशन वाइज इसके प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट. और हमने नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया है, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कशन किया कि इसे हम डेलिब्रेटिव ऑर्गन क्यों कहते हैं. डेलिब्रेटिव ऑर्गन इसलिए कहते हैं कि जनरल असेंबली या फिर कहो कि यूनाइटेड नेशन ने
इस साल कितने काम करने हैं, कौन से मैटर्स में इंटरफेयर करना है, ये सारा का सारा डिस्कशन की शुरुआत कहाँ से होती है? जनरल असेंबली से होती है। सिमिलरली ये जितने भी पीस कीपिंग मैटर्स है, पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर हो, या फिर किसी नए मेंबर को यूनाइटेड नेशन में शामिल करना हो, तो या फिर उसका बजट एलोकेशन, यानी किस विभाग को, किस डिपार्टमेंट को, किस ऑर्गन को कितना बजट एलोकेट किया जाएगा सो दैट वो अपना टारगेट फुलफिल कर ले, ये सारा का सारा डिस्कशन कहाँ होता है? जनरल असेंबली में। और ये कैसे डिसाइड होता है? 2/3 मेजॉरिटी, जो मान लो जिस दिन मीटिंग है, जैसे सितंबर के महीने में मीटिंग चल रही है, कोई हमने पॉइंट डिस्कस करना है, तो उसमें वोटिंग होगी। वोटिंग मतलब जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, तो उसमें अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाता है किसी भी इशू को, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैं अभी आपसे बोलने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं कह रही हूँ कि जनरल असेंबली जो भी रेजोल्यूशन लाती है, यानी जो भी फैसला लेती है, वो उसके मेंबर स्टेट्स के लिए मानना ज़रूरी नहीं है। वो उसको मानने के बाध्य नहीं होंगे। इट मीन्स वो ऑब्लाइज्ड नहीं होंगे कि हर हाल में जनरल असेंबली ने जो भी रेजोल्यूशन लाया है वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो जनरल असेंबली है वो रिकमेंडेशन करती है स्टेट्स को, इसका मतलब कंट्री ही होते हैं, रिकमेंडेशन करती है कंट्रीज को, और ये कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जनरल असेंबली की बात को फॉलो करते हैं या नहीं। क्लियर है? इन द लास्ट पैराग्राफ यू कैन सी कि जनरल असेंबली, जो मैंने आपको कहा, अभी डिस्कस किया कि ये जनरल असेंबली हर चीज़ का डिस्कशन, हर यूनाइटेड नेशन के सारे इश्यूज़ का डिस्कशन कहाँ से शुरू होता है? जनरल असेंबली से होता है। तो जनरल असेंबली ने अपने कन्वीनियंस के लिए बहुत सारे कमिटीज़ में जनरल असेंबली के काम को डिवाइड कर रखा है। जैसे यू कैन ऑल्सो सी जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ मेनी कमिटीज़, जैसे डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल, स्पेशल पॉलिटिकल, डीकोलोनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी, या एंड लीगल। यानी जनरल असेंबली के खुद के काम को अच्छे से करने के लिए, उसके फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए जनरल असेंबली में वी हैव मेनी डिफरेंट कमिटीज़। और वो कैसे, कौन कौन से कमिटी है, राइट नाउ आई हैव डिस्कस्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन, the next organ is Security Council. You can also see how the building of the Security Council, और ये Security Council की जहाँ मीटिंग होती है उसका ये इमेज है। Security Council, सिक्योरिटी, इट मीन्स यूनाइटेड नेशन का वो ऑर्गन जो जो जिसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल organ. Security Council, you can also see on the slide, it is clearly mentioned that it is charged with maintaining peace and security among countries. और ये जो है पीस एंड सिक्योरिटी, ये इनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है। और जो अदर ऑर्गन हैं, अदर यूएन के ऑर्गन्स हैं, यानी अदर जो इसके मेंबर्स हैं, वो सिर्फ रिकमेंडेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने वाली हूँ। यूनाइटेड नेशन में जो अभी इसके 6 ऑर्गन्स हैं, जो 6 इसके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जो इसके मेन ऑर्गन्स है, सॉरी नॉट स्पेशलाइज्ड, जो इसके मेन ऑर्गन्स है 6, उसमें से सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल ने जो फैसला ले लिया है, जो डिसीजन ले लिया है, वो हर हाल में उस कंट्री को मानना होगा। इसका मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का पावर है कि वो बाइंडिंग डिसीजंस इम्पोज कर सकता है कंसर्न कंट्री पे, जबकि अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि जनरल असेंबली सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, उसको फॉलो करना है कि नहीं वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। कंट्री को हम पॉलिटिकली स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल जो फैसला लेगा वो जिस कंट्री के लिए या जिस स्टेट के लिए फैसला लेगा उसको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना होगा। अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अगेंस्ट जाएगी वो कंट्री या स्टेट तो उसको पनिशमेंट होगा। कैसे होगा? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग आर्मी से होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब देखो सिक्योरिटी काउंसिल का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं इसके परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस,
रशिया फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इनके पास एक पावर होती है, वीटो पावर। वीटो पावर वैसी पावर है जो, मान लो कि यूनाइटेड नेशन कोई रेजोल्यूशन लाता है, ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि वो पांचों, इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो पांचों के पांचों उसको अग्री करेंगे, तभी वो रेजोल्यूशन इम्पोज होगा या फिर फंक्शनल होगा। अच्छा, मैंने अभी आपसे बोला कि सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, और जो ये बाकी के 10 मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं जो बाकी के इसके 10 मेंबर्स हैं। तो 10 मेंबर्स के टेन्योर क्या होता है, 2 साल। ये 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनते हैं, उसके बाद ये चेंज होते रहते हैं। इट इज़ रियली गुड टू डिस्कस कि इंडिया जो है वो जो नॉन परमानेंट सीट है, वही जो 10 सीट बचती है जिसे हम नॉन परमानेंट सीट भी कहते हैं, वो इंडिया जो है ऐसे एशिया पैसिफिक कैटेगरी में अकेला ऐसा देश होगा जो एशिया पैसिफिक रीजन को रिजेंबल करेगा या फिर उस रीजन से निकल के आएगा। इंडिया विल बी द ओनली कंट्री विच विल सिग्निफाई टू इट्स रीजन। कौन सा रीजन? एशिया पैसिफिक रीजन को। और ये 2021 से 22 तक, मैंने कहा था ना 2 साल के लिए टेन्योर होता है, 2021 से 22 तक का जो नॉन परमानेंट का मेंबरशिप है वो इंडिया के पास रहेगा। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज़ गेटिंग द सीट इन नॉन परमानेंट पोस्ट, बट अर्लियर ऑल्सो, आई मीन पास्ट में भी इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, ठीक है। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इट इज़ द ओनली ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कि जिसके रेजोल्यूशन अगर जो भी सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया है वो कंसर्न स्टेट को, यानी उस कंट्री को हर हाल में मानना होगा। अगर वो कंट्री नहीं मानेगी, अगर वो रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी अपने देश में, तो ऐसे केस में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसको पनिश करती है। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये पनिशमेंट किसके थ्रू होता है। यूनाइटेड नेशन कुछ न कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उनके साथ ख़राब करता है या फिर फ्रेंडली रिलेशन उनका ख़राब करता है। अच्छा, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, मैंने कहा था यूनाइटेड नेशन बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रीज़न है, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक उनकी खुद की आर्मी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीस कीपिंग आर्मी। इस पीस कीपिंग आर्मी का मेन पर्पस यही होता है कि वो पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन आ रहे हैं तो वैसे में वो इंटरफेयर करे और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है ये पीस कीपिंग आर्मी। और ये जैसे मैंने कुछ लास्ट पैराग्राफ में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कहाँ कहाँ यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग आर्मी ने फंक्शनल हुई है। जैसे यू कैन सी ऑन द स्लाइड ऑल्सो, इन 1988 एंड 1991 में जब ईरान इराक का वॉर हो रहा था तब यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग आर्मी वहाँ एक्टिव थी। सिमिलरली 91 से 2003 में जब इराक कुवैत का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वहाँ भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग आर्मी फंक्शनल थी, सो दैट कि कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से सॉर्ट आउट हो सके। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब वॉर हो रही थी 1965 से 66 के बीच में, तो वहाँ भी ये यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग आर्मी ऑपरेशनल थी। अच्छा, इन द कमिंग फ्यूचर्स, आई मीन आई हैव ऑल्सो थॉट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो कि कैसे यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग आर्मी ने इराक कुवैत के जब बीच में वॉर चल रही थी, ऐसे हम जिसे गल्फ वॉर भी कहते हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग आर्मी ने कैसे ऑपरेट किया था। तो मैं इन द फ्यूचर आई विल लाइक टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द गल्फ वॉर ऑल्सो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, that is the next organ of the United Nation, and the next organ of United Nation is the International Court of Justice. International Court of Justice, ठीक है। तो ये जो International Court of Justice है, सिर्फ this is the only organ जिसका के ऑफिस न्यूयॉर्क में नहीं है। If you remember, I have discussed in my last video also that
ऑफिस ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एवरी ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? जनरल असेंबली हमने पढ़ रखा है, सिक्योरिटी काउंसिल हमने अभी अभी करा है। अगर आईसीजे को छोड़ दें तो फोर्थ क्या होगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और लास्ट क्या है? सेक्रेटेरिएट। तो इन सब की ऑफिस आपको न्यूयॉर्क में मिलेगी, लेकिन सिर्फ आईसीजे की ऑफिस कहाँ मिलेगी? हेग में, और जो कि नीदरलैंड में है। ठीक है, तो ये जो आईसीजे है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीजे भी कहते हैं, ये ऑपरेशनल कब से हुआ? 1946 से। अच्छा, यहाँ आपको एक लाइन लिखी है, इट इज एज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि यूनाइटेड नेशन इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो सिमिलरली जैसे लीग ऑफ नेशन पहले था, उसके बाद उसका सक्सेसर कौन बना, यानी उसके आफ्टरवर्ड्स कौन सा आया? यूनाइटेड नेशन आया। तो जब लीग ऑफ नेशन था तो उस ज़माने में भी उनके पास एक जुडिशियल ऑर्गन थी, एक जुडिशियल बॉडी थी। उस बॉडी का क्या नाम था? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। अब वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस तो ख़त्म हो गई, उसका दूसरा नाम क्या आ गया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है। यू कैन सी ऑन द स्लाइड ऑल्सो कि आईसीजे के कितने इसमें कितने जजेस होते हैं? इसमें 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, और उनका टेन्योर क्या होता है? उनका 9 ईयर्स का टर्म होता है। ठीक है, 9 ईयर्स का टर्म होता है। और जितने भी इसके सीटिंग जज हैं वो हर, मतलब जितने 15 के 15 सीटिंग जज हैं वो हर जज दूसरी दूसरी कंट्री से होना चाहिए, मतलब सिमिलर कंट्री से 2 जज नहीं होना चाहिए। जो भी सीटिंग जज हैं इसके सिमिलर कंट्री के नहीं होना चाहिए, सो दैट कि पार्शियलिटी ना हो सके, इम्पार्शियल तरीके से फंक्शनल कर सके आईसीजे। अच्छा, मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि जनरल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब डेलिब्रेटिव है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कैसे उसके बाकी ऑर्गन्स, जैसे और सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, ये सब कैसे ऑपरेशनल होंगे, सिर्फ ये डिस्कस नहीं करता है। यानी कौन से मैटर्स को उसके ऑर्गन्स एक्सेप्ट करेंगे जनरल असेंबली, ये तो डिस्कस करता है। ये साथ में जनरल असेंबली का ये भी पर्पस है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका सिलेक्शन भी जनरल असेंबली करता है, प्लस आईसीजे में जो इसके जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी जनरल असेंबली करता है। इनफैक्ट जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, जैसे इसका अब हम डिस्कस करेंगे, इकोसॉक हुआ या सेक्रेटरी जनरल हुआ यूनाइटेड नेशन का, इन सब के अपॉइंटमेंट में, ऑलमोस्ट सब ऑर्गन्स के प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में जनरल असेंबली ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज पर्पस। आईसीजे का पर्पस क्या था? आईसीजे का पर्पस था कि ये जो डिस्प्यूट अमंग द स्टेट्स, यानी स्टेट्स का क्या मतलब है? ये जो इसकी कंट्रीज़ हैं, इस दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये उसको रिजॉल्व कर सके। और केसेस रिलेटेड टू द वॉर क्राइम्स, यानी अगर मान लो कोई युद्ध हो रहा है तो ऐसे केसेस में जो वॉर के, जो इस युद्ध के लोग होते हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, या फिर जो जैसे ऐसे केसेस में कैसे हैंडल करेगा, कौन इंटरफेयर करेगा, कौन बिलिग्रेंट नेशंस को सही रास्ता बताएगा। यानी बिलिग्रेंट नेशंस का मतलब होता है जो 2 देश आपस में लड़ाई करते हैं। तो ऐसे में सब टॉर्च बियरर कौन होगा? आईसीजे। इंटरफेयर कौन करेगा? आईसीजे। सिमिलरली अगर एथनिक क्लिनजिंग होती है, एथनिक क्लिनजिंग यानी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जाता है, जैसे हिटलर ने ज्यूज को किया था। तो ऐसे केसेस में अगर कहीं किसी कंट्री में ऐसा फिर से कोई सीन हो रहा है तो इन सारी केसेस में आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, वो इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है और ऐसी कंडीशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंट्रीज के बीच डिस्ट्रस्ट रहा, वॉर कंडीशन रही, डिस्टर्बेंस रहा, तो ये सब रीज़न बन जाएगा फिर से वॉर का। और यूनाइटेड नेशन का अल्टीमेट एम क्या है? कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। सो आईसीजे इन सब इश्यूज़ में इंटरफेयर करता है
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीजे एक जुडिशियली सजेशन का भी काम करता है, जुडिशियल सजेशंस भी देता है। अगर किसी भी देश को कोई सजेशन चाहिए इंटरनेशनल लॉ पे तो उन्हें वो सजेशन भी देता है। सिर्फ देश ही नहीं, अगर मान लो यूनाइटेड नेशन के जो 5 ऑर्गन्स हैं, जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन के खुद के बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब को अगर कोई जुडिशियल डिस्कशन करना है या कोई राय लेनी है तो ये सारे के सारे कंसल्ट किसे करते हैं? आईसीजे को। क्लियर है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आईसीजे में कोई इंडिविजुअल कंप्लेन लेके नहीं आता है, बट ये लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करती है अमंग द नेशंस। ठीक है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में इकोसॉक भी कहते हैं। ठीक है? तो इकोसॉक इफ़ यू ऑल रिमेंबर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन माय वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ दैट वीडियो वाज ICESCR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इस वीडियो में मैंने आपके साथ इकोसॉक डिस्कस किया था, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ ये बताया था कि इकोसॉक जो कोवेनेंट है, इस कोवेनेंट के इम्प्लीमेंटेशन की पहली जिम्मेदारी किसके पास थी? इसी इकोसॉक के पास थी। यानी ICESCR जो कोवेनेंट है उसकी इन्फोर्समेंट मशीनरी, इसका मतलब है कि उसका कोई इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? पहले इकोसॉक के ऊपर थी। बाद में इकोसॉक के ऊपर चूँकि बहुत सारी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इसलिए ये उतने अच्छे से ICESCR के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो बाद में ही हमने ICESCR के लिए अलग से उसकी कमिटी की स्टैब्लिशमेंट कर दिया था। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर, प्लीज़ कंसल्ट माई प्रीवियस वीडियो ऑन द ICESCR टॉपिक। क्लियर है? तो ICESCR के टॉपिक में हमने ऑलरेडी इकोसॉक के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन नाउ इन दिस वीडियो वी विल अगेन डिस्कस about the ECOSOC, that is Economic and Social Council. On the slide also you can see कि इसके 54 members हैं, और इसके जो नाम है, इसका जो नाम है जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। दूसरा क्या पर्पस है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसके इकोनॉमिक, सोशल, ये सब जो उसके रिलेटिव हैं, जो उसकी पर्सनालिटी के रिलेटेड टर्म्स हैं, उसमें उसको बेनिफिट हो सके। इसका मतलब उसको राइट टू वर्क दो, राइट टू एजुकेशन दो, राइट टू एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड दो, उसके अकॉर्डिंगली उसको हाइजीनिक कंडीशन ऑफ लाइफ दो, उसके साथ उसको उसके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स दो। तो ये सब, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन राइट्स का मोर और लेस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का किसके ऊपर आता है? इसी इकोसॉक पर आता है। यू कैन सी ऑन द स्लाइड ऑल्सो इट इज़ रिटन दैट सेंट्रल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है? इसके 54 मेंबर्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। और इसमें कोई भी डिस्कशन, कोई भी डिसाइड करना होता है, कोई भी इशू को, कोई भी मैटर का रिजल्ट लेना होता है, तो वो कैसे सॉर्ट आउट होता है? वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ ईच मेंबर हैज़, ओके, सिंपल मेजोरिटी से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा इशू इकोसॉक को लेना है, और इस तरह से हम, हमारे जो डिस्कशन का पॉइंट होगा, हमारे जो कंसर्न का पॉइंट होगा इकोसॉक का, वो हम सिंपल मेजोरिटी से वो मैटर डिस्कस कर लेते हैं, वो मैटर चूज़ कर लेते हैं। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट। और ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 70% ऑफ द वर्क ऑफ द यूनाइटेड सिस्टम इज डिवोटेड टू प्रमोटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, 70%, 70% क्या है यूनाइटेड नेशन का पर्पस बनने का? कि प्रमोटिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, full employment and conditions of economic and social progress and development. I have told you, I have discussed several times with you that United Nation के purpose क्या है बनने की? So that international peace and security maintain हो, international peace and security maintain हो, plus human का development हो।
उसके राइट्स का प्रोटेक्शन हो, या आप कहो कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो सके, वो फुल इंजॉय कर सके, उसको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी हो, पढ़ने की अच्छे से उसको सुविधा दो, आई मीन फैसिलिटीज दो पढ़ने की, एंड उसको वर्क करने की, इफ दैट पर्सन वांट्स टू वर्क, और लाइवलीहुड की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जितना उसने पढ़ा, जैसा पढ़ा, उसको उसके अकॉर्डिंगली जॉब मिलना चाहिए, वो भी उसका राइट है। और ये सब पूरा कौन कराएगा, हेल्प कौन करेगा? हर देश में ये हेल्प करने की जिम्मेदारी बनती है यूनाइटेड नेशन की। और ये यूनाइटेड नेशन किसके थ्रू करवाता है? ये सब कौन से ऑर्गन के थ्रू करवाता है? इकोसॉक, इट मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये जो इकोसॉक है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो सके, कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हो सके ह्यूमन बींग्स का। और यही पर्पस है यूनाइटेड नेशन के बनने का। मीन 70% यही पर्पस है यूनाइटेड नेशन के बनने का। क्लियर है? और ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें मैंने कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में कहा है। मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर कब बना था? 1945 में बना था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। और ये जो इसका लास्ट पैराग्राफ है जहाँ मैंने कुछ इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, UN एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, UNDP, UNHCR, ये सब इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जो कि बहुत बाद में बनी, 1945 के बहुत बाद में बनी। ऑलमोस्ट आप समझो 90 बहुत सारे इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन 1965 में बनी है, कुछ 69 में बनी है। तो ये सब बाद में यूनाइटेड नेशन ने रियलाइज़ किया कि ये सब जो इसकी इम्पॉर्टेंट, आई मीन इकोसॉक इज़ नॉट सफिशिएंट टू डील विथ सो मेनी एस्पेक्ट्स। तो इसलिए इसकी फर्दर बहुत सारी एजेंसीज बनी सो दैट हम स्पेसिफिकली फोकस करें वो सब इशू पे, सो दैट वो इशू अच्छे से रिजॉल्व हो सके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को। इसलिए हमने स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाई। वो UN चार्टर में नहीं मेंशन था, ये बाद में उसके अमेंडमेंट्स में होता रह गया। ठीक है, बाद में उसकी अमेंडमेंट्स लाया हमने और इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाई। तो इस पर मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगी, इस पर मैं अभी फोकस नहीं कर रही हूँ। तो इकोसॉक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इकोसॉक की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। ये एजेंसीज या फिर यूनाइटेड नेशन का कहीं भी, मान लो इसकी जैसे UNEP है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मान लो ये इसके जो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंसेस हो, जहाँ भी कॉन्फ्रेंस हो रहे दुनिया के किसी भी देश में, तो ये इकोसॉक की जिम्मेदारी बनती है कि वो कॉन्फ्रेंस अच्छे से कंडक्ट करवाए, उसका क्या आउटकम आया, ये सब इकोसॉक ही रेगुलेट करता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके, ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या मतलब है? इट ऑल्सो रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कब बना था? 1945, है ना। 1945 में तो हमारा इंडिया भी आज़ाद नहीं था। यू ऑल रिमेंबर इंडिया को कब आज़ादी मिली थी? 1947। इट मीन्स कि जब 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर बन रहा था तो जो इसके मेकर्स थे उनको दिमाग में ये बात थी कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे भी टेरिटरी हैं जो अभी तक आज़ाद नहीं हैं। कुछ ऐसे ही टेरिटरीज को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसने ली? ट्रस्टीशिप काउंसिल ने। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन ने क्या दी है कि ऐसे टेरिटरीज जो कि अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, जो कि अभी तक अंडर द कॉलोनी है, एज अ कॉलोनी है, या फिर उनकी खुद की सेल्फ गवर्निंग कोई पावर अथॉरिटी नहीं आई है अपने देश में, तो ऐसे की जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई? ट्रस्टीशिप काउंसिल को। और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे देशों को, ऐसे टेरिटरी को, ऐसे रीजन को वो या तो आज़ाद करवाए, आई मीन या तो वो डीकॉलोनाइज करवाए, या फिर ऐसे रीजन्स जिनकी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, या तो वो खुद का सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सके अपने देश में, या फिर अपने नेबरिंग स्टेट से उसके साथ मिलके मर्ज हो सके। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी?
ट्रस्टीशिप काउंसिल की। अच्छा, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन ये कोलैप्स नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है अभी, बस ये ऑपरेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट टेरिटरी था, दैट इज़ पलाऊ, PALAU, वो 1994 में उसको आज़ादी मिल गई। और इसलिए अभी जो ट्रस्टीशिप का जो मेन पर्पस था, ये ऐसे ही रीजन्स को, ऐसी टेरिटरी को डीकोलोनाइज करना, या फिर उनके एरिया में, उनके टेरिटरी में गवर्नमेंट देना। तो ये सारा का सारा इसका काम सब कुछ फुलफिल हो गया 1994 में ही। इसलिए अभी जो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसने अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। ये फिलहाल नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ऑर्गन अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि अगर मान लो कभी फ्यूचर में कभी भी कोई भी ज़रूरत हुई ट्रस्टीशिप काउंसिल को, तो फिर से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द लास्ट ऑर्गन, एंड द लास्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का मतलब सचिवालय। चाहे आपके PMO ऑफिस का कोई सचिवालय हो, चाहे आपके कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का सचिवालय हो, यही है सेक्रेटेरिएट। तो सेक्रेटेरिएट, अच्छा, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशन का मेन ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, सिर्फ ICJ का कहाँ है? हेग, जो कि नीदरलैंड में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी आपके साथ कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का नाम डिस्कस किया था। इन एजेंसीज का सबका ऑफिस न्यूयॉर्क में नहीं है, बहुत सारे एजेंसीज का अलग अलग जगह का भी ऑफिस है। जैसे कुछ का जेनेवा में है, कुछ का वियना में, नैरोबी में, एंड अदर लोकेशंस में है। तो ये जो सेक्रेटेरिएट होता है, जो सचिवालय होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सारे के सारे ऑफिस को कोऑर्डिनेट करना, उनको अच्छे से फंक्शनल करवाना, उनको क्या कहते हैं, अच्छे से उनके फंक्शनिंग को हेल्प करना। तो ये इसमें कौन आ जाते हैं? सेक्रेटरी जनरल, जो इसके सबसे प्रमुख पद है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिग्नेशन है इनका, और ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं। ये सेक्रेटरी जनरल सिर्फ सेक्रेटेरिएट के हेड नहीं होते, ये पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन के हेड को हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल। और अगर आपको याद है तो अभी प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरेस अभी के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। उनके अलावा यूनाइटेड नेशन के जितने सारे वर्किंग हैं, जितने सारे वर्कर्स हैं, अराउंड 16,000 के कुछ हैं, वो सारे के सारे कैसे फंक्शन होंगे, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, उनको सैलरी कहाँ से ड्रॉ होगी, ये सारा का सारा किसकी जिम्मेदारी है? सेक्रेटेरिएट की है। यानी डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फंक्शन होगा, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, ये सब सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी बनती है। ओके, और इस जो लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में यही आपके साथ डिस्कस किया गया है कि अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड, एडमिनिस्टर करना प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेड बाय, जो अदर ऑर्गन्स है, जो अदर 5 ऑर्गन्स है जो हमने डिस्कस किया, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब जो हमने डिस्कस किया अभी आपके साथ, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये सारे के सारे जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी प्रोग्राम्स लाएंगे, नए प्रोग्राम्स, उन सबको एडमिनिस्टर करना, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उन सब की सक्सेसफुल रिपोर्ट देना किसका काम है? सेक्रेटेरिएट का काम है। ठीक है, और ये जो इसके जो अपॉइंटीज़ होते हैं, यानी जो इसके ऑफिस बेयरर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट कहते हैं। ठीक है ना, और ये और मैंने आपके साथ बहुत शुरू में डिस्कस किया था कि इन सब के अपॉइंटमेंट में, चाहे सेक्रेटरी जनरल की भी अपॉइंटमेंट क्यों ना हो, इन सब के अपॉइंटमेंट में कौन रोल प्ले करता है? जनरल असेंबली। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।